मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 494वीं कक्षा। 8वें अध्याय के 3 पाद हो चुके, चौथा पाद प्रारंभ होगा। कोई प्रश्न है पीछे का? अच्छा जी, पीछे एक स्तंभ शिव सहाम चंद, इसमें परियशीर्ष विभक्त में तो छोड़ दिए थे। प्राप्ति किससे परियशीर्ष विभक्त में क्या हुआ? जो अभ्यास से नहीं, पहले सकार शीर्ष विभक्त में, इसको प्राप्ति किससे थी, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। नहीं, इस सूत्र ने क्या किया है? इस सूत्र ने चंग पर रहते जो सकार की प्राप्ति हो रही है उसके मूर्धन्य का निषेध किया है। ठीक है ना? जो 3 धातुएं हैं, तो शिव धातु में अन्य में समझ में आ गया। जैसे स्तंभ का था जी, स्तंभ तो है, वहां कैसे प्राप्ति हो रही थी? स्तंभ है। हाँ, नहीं, स्तंभ में जो प्राप्ति हो रही थी वो किसकी प्राप्ति हो रही थी? कौन से सकार की? जो कि अभ्यास के व्यवधान होने पर भी आ रहा था। ठीक है ना? उसका निषेध कर दिया। अब रही बात कि शिव धातु में, तो शिव धातु में शिव धातु में किसको प्राप्त हो रहा है? यहाँ देखो, एक शब्द तो हो भी चुका है। ठीक है ना? उससे इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि वहां तो आदेश प्रत्यय से ही हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ में जो अटके व्यवधान होने पर, अटके व्यवधान होने पर भी जो शत्व प्राप्त हो रहा था उसका सूत्र कौन सा था? परिनिवेभ्य से हाँ, परिनिभ्य से वसित था, लेकिन इसमें तो केवल गणना की गई धातुओं की, और वहां पर जो अभ्यास के विधान होने पर भी था वो अगले सूत्र ने बताया था कि अड व्यवायिपी। ठीक है ना? शिवादी नाम व अड व्यवायिपी, तो अट के विधान होने पर भी प्राप्त हो रहा था, उसका इसने निषेध कर दिया। और सहधातु में भी ऐसे ही घटाएंगे। सहधातु में भी अभ्यास के व्यवधान होने पर अभ्यास से उत्तर तो आदेश प्रत्यय से हो ही जाएगा, उसको नहीं रोक रहा है। ये जो पीछे जो प्राप्ति हो रही थी उसको इसने रोका है, तो वहां भी नहीं हो पाया। अभ्यास का व्यवधान तो इसमें इन धातुओं में नहीं होगी ना? अभ्यास का व्यवधान की बात नहीं कर रहा, अभ्यास से उत्तर, अभ्यास से उत्तर जो प्राप्त हो रहा है तो वहां तो कोई रुकावट ही नहीं है, क्योंकि वो पद के आदि में भी नहीं है। जो कि हम 7 पदार्थों से रोक लें तो वो तो आदेश प्रत्यय से हो ही जाएगा। अभ्यास के विधान में तो ये पर्यत स्तंभत में समस्या आ रही थी। ठीक है ना? क्योंकि वो अभ्यास में इनका वो शत्व का निमित्त ही नहीं था, और शिव में और सह में शत्व का निमित्त विद्यमान है। कहाँ? अभ्यास में। उसके कारण से हो गया आदेश प्रत्यय में। इसीलिए वहां पर फिर सूत्र के द्वारा प्राप्त कराया गया था पर्यत स्तंभत में कि अभ्यास के विधान होने पर भी हो जाता है, तो उसको इसने रोका है फिर। तो आगे अणत्व का प्रकरण चल रहा है, नकार को नकार करना, और बहुत ही मुख्य कार्य है ये। हम भाषा में अनेक ऐसे शब्द देखते हैं जहां पर मूल रूप में नकार होता है और बाद में उसको णकार हो जाता है। तो वहां पर जो प्रमुख सूत्र है और साथ में ये दूसरा सूत्र इसके आगे आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर के ये व्यवस्था बनती है। तो पहला सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे।
रसाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, नः षष्ठी एकवचनांतम, हणः प्रथम एकवचनांतम, समान पदे सप्तम एकवचनांतम। नः णः दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो एक में अकार उच्चारण के लिए रखा गया है, एक में नहीं रखा गया है। और ऐसी शैली है पाणिनि की कि जहां पर उन्हें षष्ठी बोलनी होती है वहां प्रायः, ठीक है ना, वहां प्रायः वो उच्चारण के लिए कोई स्वर उसमें नहीं रखते। प्रायः इसलिए कहा मैंने, कहीं कहीं रखते भी हैं। कोई सूत्र ध्यान में आ रहा है कि जहां षष्ठी का भी प्रयोग किया है और भी उच्चारण के लिए आकार उसमें डाल दिया। आ रहा है कोई सूत्र ध्यान में? लस्य है, नहीं है? तो वहां ल भी तो कह सकते थे। एक सूत्र में लह आया भी है, लेकिन वो षष्ठी का तो नहीं है, वो तो प्रथमा का बहुवचन है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, वो प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि सारे लकार लेने थे ना, तो बहुवचन डाल दिया उसमें। अब यहाँ क्योंकि जो लस्य कहा है, यद्यपि होगा तो लकार के मात्र में, लकार के स्थान में पर ही सारे जो आगे प्रत्यय आएंगे, आकार तो उसमें अनुबंध के रूप में है। लट लिट लुट लिट आदि में जो स्वर आता है वो तो अनुबंध के रूप में हम ले लेते हैं, तो लकार के स्थान में ही होना है। लेकिन फिर भी वहां पर आकार उच्चारण को लेकर के और फिर उसमें षष्ठी का प्रयोग किया है, तो ऐसा भी देखने में आता है। लेकिन प्रायः यानी कि अधिक मात्रा में हम देखेंगे तो षष्ठी जब आती है तो उच्चारण के लिए स्वर को नहीं रखते उसमें वो। आचार्य वहाँ आई नी नी यह फड़ ख छ घाम। हाँ, तो एक जो पहला है वो ले लिया, एक प्रतीक होता है ना, जैसे हम प्राण बोलते हैं तो प्राण कितने होते हैं? 5। अब जरा अलग अलग करके बोलना उनको। प्राण अपान उदान समान। नहीं, प्राण को तो हम पूछ रहे हैं ना, प्राण दोबारा क्यों बोला? प्राण कितने होते हैं? 5 गिनो, प्राण को छोड़ करके। तो प्राण भी आ गया ना उसमें, तो पहला वाला प्राण पकड़ लिया। तो लट लेट लुट लेट अलग अलग स्वर आ रहे हैं ला में, तो कौन सा पकड़ लिया? पहला वाला। चलो, तो यहाँ जो समान पद शब्द है, अब समान को हम किस अर्थ में लेते हैं? समान अर्थात वही, और वही का अर्थ एक ही, ठीक है ना? वही तभी तो बोलेंगे, वही एक, यानी एक ही पद हो। तो एक ही पद हो तो समास जब करते हैं हम 2 या 3 शब्दों को मिला करके, तो वहां पर भी तो समास के बाद जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है, स्वाद्योत्पत्ति होती है, वो भी तो एक ही पद होता है। लेकिन वहां पहले भिन्न भिन्न पद भी तो थे और फिर एक पद बना, तो नित्यता नहीं रही ना, नित्यता नहीं है वहां पर। तो फिर व्याख्या क्या करते हैं कि समान का अर्थ नित्य भी ले लेते हैं। अब हम कैसे बोलेंगे? यहाँ नहीं दिखाया है इन्होंने, यहाँ तो समानम च तत्पदम च, ठीक है ना, कर्मधारय समास कर दिया। वही समान है, वही पद है, अर्थात एक ही पद, ठीक है ना। लेकिन एक ही पद कहने से बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि समास में भी एक ही पद होता है समास करने के बाद, और अलग अलग पद भी होते हैं, तो हम कैसे पकड़ेंगे अब? तो फिर समान का अर्थ नित्य कर लिया कि समानम अर्थात नित्यम एवं तत्पदम, वही वही पद जो है नित्य रूप में रहना चाहिए। अब समास में क्या होगा कि अलग अलग भी हैं और बाद में बना है वो, तो नित्यता नहीं है, वो नित्य नहीं था, वो तो समास करने के बाद समास होने के कारण से वो पद बना है, ठीक है ना। तो अगर हम नित्य भी इसमें साथ में इसकी व्याख्या में ले लेते हैं, तो अब समास वाले सारे हट जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम समान का अर्थ नित्य नहीं करते हैं, तो फिर जो आगे जो प्रकरण आएगा पूर्व पदार्थ से, पूर्व पदार्थ संज्ञायामा का, वो फिर नियमार्थ हो जाएगा कि यदि भिन्न भिन्न पदों में करना है तो फिर इन्हीं में होगा णत्व।
औरों में नहीं होगा। और अगर हम नित्य अर्थ ले लेते हैं यहाँ समान का, नित्य ही वो पद होना चाहिए, तो समास तो सारे हट गए। उस अवस्था में वो प्राप्ति के लिए आएगा फिर सूत्र, इनकी अप्राप्ति में प्राप्ति। जो आगे सूत्र आएंगे ना पूर्व पदार्थ से जो प्रारंभ होंगे, वो फिर अप्राप्त ऋणत्व को रखेंगे। और समान का अर्थ नित्य नहीं करते हैं तो फिर नियमार्थ बन जाएंगे वो। आपत्ति कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर समझना मात्र इतना है कि ये जो सूत्र नशाभ्याम नोणः, ये लगता है एक ही पद में। आगे फिर जहां से जो प्रकरण प्रारंभ होगा उपसर्गात से, उपसर्गात से प्रकरण प्रारंभ होगा ना। उपसर्गात सुनोति, सुवति, नहीं नहीं असमासे प्रणोपदेशस्य। नहीं, उपसर्गात भी यहाँ उपसर्गात पे निमित्त आएगा ना। उपसर्गात असमासे भी प्रणोपदेशस्य, तो वहां वो जी एक भिन्न अवस्था है। वहां असमास और समास दोनों प्रकार से लिए गए हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम इतना मान के चलते हैं कि एक ही पद में ऋणत्व होता है। निमित्त दो माने गए हैं, रेफ और शकार। तो रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य, एक ही पद के अंदर देखना है हमें। रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य नकारस्य अणकारादेशो भवति समान पदे, अर्थात एकस्मिन् पदे। एकस्मिन् पदे निमित्त निमित्तिनौ भवतः। निमित्त कौन होगा इसमें? रेफ या रेफ शकार अथवा नकार, कौन होगा निमित्त? रेफ शकार। रेफ शकार। निमित्ती, निमित्त के कारण से होने वाला है। निमित्तम अस्य अस्ति इति निमित्ती, जिसका कारण है यानी कार्य। तो निमित्ती यानी कि नकार भी उसी में होना चाहिए जिसमें कुछ परिवर्तन होना है, और रेफ और शकार भी उसी में होना चाहिए, निमित्त और निमित्ती दोनों में। तो रेफ का उदाहरण दिया, स्त्री, स्त्री आच्छादने, उदाहरण बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। निष्ठा प्रत्यय करके और रीत धातु लगाया, उपधा को दीर्घ भी कर लिया, आंग उपसर्ग है, तो आ स्थिर और त, ठीक है ना। आ स्थिर त, तो क्या करेंगे फिर? अब पहले क्या करेंगे? पहले नकार को, पहले तकार को नकार करेंगे, तथाभ्याम निष्ठा तो न, उसके बाद ये सूत्र लग पाएगा फिर। अब निमित्त और निमित्ती दोनों एक ही पद में आ गए, नकार को नकार कर दिया, आस्तीर्णम विशीर्णम। दूसरा एक रेफ का और लिया इन्होंने कि ऋकारांतरवर्ती रेफ श्रुतिम आश्रित्य। पीछे चर्चा हो चुकी है कि हम री में रेफ श्रुति भी मानते हैं। देखो रेफ कोई अलग से वर्ण नहीं है उसमें, इसलिए श्रुति शब्द से बोलते हैं उसको। श्रवण होता है, सुनाई देता है, लिपि के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी अलग से। फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा री में कितने वर्ण हैं? दो, बल्कि दो भी नहीं, वहां पर तीन मानने पड़ेंगे हमें, क्योंकि रेप श्रुति मध्यम मानी गई है। प्रारंभ में अच, अंत में अच और मध्य में रेप श्रुति। जो सैद्धांतिक पक्ष है ना, तो मध्य में माना जाता है इसको, रेप श्रुति को, क्योंकि किनारे पर नहीं, ना इधर ना उधर, बीच बीच में। तो जब बीच में है तो फिर आगे जो अच का अंश आ रहा है वो बाधक बनेगा ना, वो नहीं बनेगा, क्योंकि आगे फिर भी वो भी तो आ रहा है साथ में। तो यहाँ हम उस रूप में नहीं लेते, हम केवल रेप श्रुति मान करके, और रेप से उत्तर नकार को नकार जब कहा जा रहा है तो वो वहां भी हो जाएगा, मातृनाम पितृनाम। और यदि कोई ऐसा कहे कि नहीं हम तो नहीं मानते रेप श्रुति, हम तो री को ऐसा ही मानेंगे, बस री तो री ही है, तो उसके लिए फिर यहाँ कैसे करें? तो उसका फिर एक ज्ञापन से हम समाधान निकाल लेते हैं। ज्ञापन से, क्योंकि जहां पर निषेध किया गया है, निषेध का प्रकरण कहां से प्रारंभ होगा?
ना भा भू पू, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ जो निषेध करते करते हम आगे जाएंगे तो एक सूत्र आएगा क्षुभ्नादिषु च। तो क्षुभनादि गण है, तो वहां पर एक शब्द पढ़ा है नृनमन। तो नृनमन में निषेध कर रहे हैं ना। निषेध कब होता है? प्राप्तौ सत्याम निषेधः। तो री से उत्तर नरी में री ही तो था वहां। री से उत्तर नकार को नकार प्राप्त हो रहा है किसी से, तभी तो निषेध कर रहे हैं। तो प्राप्त हो रहा है ना, बस वो ज्ञापन हो गया कि री से उत्तर भी नकार को नकार होता है। मत मानो रेख श्रुति, हर तरह से समाधान हो जाएगा। तो मातृणाम पितृणाम यहां भी हो गया। अनुरागम करके जो नाम बनता है, शकार का उदाहरण दिया, कुशनाति पुष्णाति मुष्णाति इत्यादि शना प्रत्यय हुआ है, और शना का जो ना बचेगा तो धातुओं में शकार आ रहा है मूर्धन्य। तो यहाँ पर क्या हम ष्टनाष्टु नहीं लगा सकते? लग जाएगा कि नहीं? यहाँ तो ष्टनाष्टु ही कार्य कर देगा। तो शकार पढ़ना तो निरर्थक हुआ ना, कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आगे ऐसे बहुत से स्थल आएंगे जहां शकार की आवश्यकता होगी। तो उत्तरार्थ, उत्तरार्थ शकार का ग्रहण यहीं कर दिया है वो, ठीक है ना। क्योंकि आगे जहां पर बिना उसके ग्रहण किए वो सिद्धि बनेगी नहीं, वहां पर सत्व चाहिए ही अनिवार्य रूप से। तो पाणिनि ने सोचा चलो यहीं पढ़ देते हैं। अब यहाँ जब पढ़ दिया है तो अब प्रश्न ये तो बना रहेगा कि यहाँ पर हम कुशनाति की सिद्धि करते समय इसको लगाएं या अष्टनाष्टु को लगाएं? कौन सा अच्छा लग रहा है? चयन करते हैं ना, तो चुनाव करो कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लगने में ही तो चुनाव चुनाव होता है? अच्छे लगने में कई बातें हैं भाई, देखने में अच्छा, सुनने में अच्छा, चखने में अच्छा, या हमें कोई लाभ अलग से मिल रहा हो। जैसे कैंडिडेट चुनते हैं ना, कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, फिर अच्छा लग रहा है तो क्या चखेंगे उसको, देना देखने में अच्छा ना चखने में अच्छा। वहां क्या है? वहां कोई हमें अतिरिक्त लाभ दिखाई देता है, अपना स्वार्थ दिख रहा होता है। तो यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में? तो अच्छे बुरे की बात नहीं है, हम एक क्रम की दृष्टि से देख सकते हैं। तो क्रम में देखेंगे तो सत्व वाला जो ष्टनाष्टु है, ष्टुत्व वाला, वो तो परे आ रहा है, तो परे वाला बलवान होता है। लेकिन असिद्ध प्रकरण में ये भी नहीं चलता। यहाँ पर असिद्ध प्रकरण में ये परे वाला बलवान होता है, ये बात भी नहीं घटेगी, क्योंकि वो बलवान बलवान बलवत्ता हम कब देखते हैं? जब दोनों का बराबर महत्व तो हमें दिखाई देता है। तुल्य बल में होता है ना विप्रतिषेध। यहाँ तुल्य बल कहाँ है? पर वाला कहेगा मैं तो वैसे ही कमजोर हूँ, मुझे पानी ने परे रखा हुआ है, तो मैं तो निर्बल हूँ वैसे ही। तुल्य बल है कहाँ? है ना। इसलिए वो बात भी नहीं घटेगी यहाँ कि पर है उसको हम पहले लगाएंगे, नहीं। हुआ क्या कि जब ऐसा पता लग गया कि हम उससे कर सकते थे यदि यहाँ न पढ़ते, तो अब यहाँ पढ़ ही दिया है तो फिर ये पहले होगा, अब उसका महत्व तो नहीं रहेगा। तो कुशनाति बनाते समय हमें यही सूत्र लगाना चाहिए, प्रनाष्टु नहीं लगाना है। हो गया नहीं? चलो आगे देखते हैं अब। फिर आचार्य जी षत्व ग्रहणम उत्तरार्धम। उत्तरार्धम नहीं, उत्तरार्थम। उत्तरार्थम। हम्म फिर इसका भी क्या महत्व है पंक्ति का? है नहीं, उत्तरार्थम जो कहा है, उत्तर के लिए पढ़ना था, कहने का तात्पर्य। अब पढ़ दिया यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही पढ़ दिया तो अब कोई समस्या नहीं है। बस समस्या अगर हम उस तरह से देखें कि कुशनाति में कौन सा लगाएंगे फिर हम सूत्र, तो निर्णय हो तो गया। जब यहाँ पढ़ दिया है पहले ही तो इसी को लगाएंगे। अब पर वाले को नहीं लगाना है, उसको नहीं लगाना है, क्योंकि श आगे भी तो पढ़ना ही होता। जहां इसकी आवश्यकता होगी वहां तो पढ़ना ही था, तो पाणिनि ने एक साथ ही पढ़ दिया।
उससे अब यहाँ पर भी अन्य उदाहरणों में भी उसी को लगाएंगे। फिर अब व्यवधान वाला सूत्र आगे आया कि अट कुपुआंग नुम व्यवायेपि। अट कुपुआंग नुम व्यवाये सप्तम में गुचनांतम अपि अव्ययपदम। अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च, ये हो गए इसमें। अट प्रत्याहार हो गया, कु कवर्ग कुपवर्ग हो गया, और आंग। तो आंग में थोड़ा प्रश्न उठेगा कि आंग का आ ही तो बचेगा। तो आ को तो हम जब अट बोल दिया हमने और सवर्णों का ग्रहण करके आ भी उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा कि नहीं, वो तो उसके अंतर्गत आ गया ना, फिर भी आंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो आंग है वो अन्य अन्य कारण से पढ़ा गया है। वो अन्य कारण यह है कि जब पीछे बात हो गई कि समान पद ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब समान पद होना चाहिए तो समान पद में हम अट का व्यवधान देखेंगे, है कवर्ग पवर्ग का देखेंगे, नुम का देखेंगे, लेकिन आंग पढ़ना निरर्थक हो रहा है। यहाँ पर वो अट में आ गया, फिर भी आंग पढ़ा है। तो अब यहाँ पर आंग को देखेंगे हम भिन्न पद में। हुआ स्पष्ट? पद के व्यवधान होने पर भी हो जाए, क्योंकि पद के व्यवधान में निषेध आगे कहा जाएगा। बोलो सूत्र कौन सा है? निषेध वाले सूत्रों में देखो, न भा भूपू के नहीं, वहां देखो पद के विधान में कहा गया है नहीं। तो इसलिए वहां निषेध जो प्राप्त हो रहा था वो ये निषेध यहां नहीं लागू होगा आंग के साथ में, क्योंकि आंग का अतिरिक्त प्रयास करके यहाँ पर ग्रहण किया गया है ये, जबकि अर्थ कहने से ही सिद्ध था, फिर भी ग्रहण किया है। अब व्यवाय के साथ में फिर अपी भी बोल दिया है, तो अपी का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि फिर हम कोई नियम बना लें कि नहीं इनके व्यवधान होने पर ही होगा, ऐसे नहीं, भी होगा। तो भी में एक दूसरी बात भी आ जाती है कि ये नहीं होंगे तब भी हो जाएगा, इसलिए अपी लगा दिया। तो अट कु पु आंग नुम इत्येतैर व्यवाये, व्यवाय का तात्पर्य बीच में आ जाना, बाधा डालना, ये होता है व्यवाय। तो व्यवाये अपि रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। अब एक ही पद में हमें देखना है और आंग वाले में हम भिन्न पद में भी देखेंगे, ठीक है ना। वहां ये एक पद वाला नहीं घटेगा, अन्यों में एक पद ही देखना है। जैसे कर्णम हरणम, तो कर्णम हरणम में क्या दिखाई दे रहा है हमें? अट का विधान कौन सा है इसमें? रेफ में अ। रेफ में आ नहीं, र में आ। गंध में गंध नहीं होती, द्रव्य में गंध होती है ना। अच्छा, गंध से गंध में गंध नहीं आती है क्या? गंध में गंध नहीं आती? फिर तो कहेंगे भाई इसकी नाक नासिका खराब है, ये इंद्रिय इसकी खराब है, ग्रहण ही नहीं कर पा रही। बताओ, गंध में गंध नहीं आ रही है और कहाँ आ रही है? रस में गंध आ रही है क्या? अरे गंध में ही तो गंध आ रही है, लेकिन ये सैद्धांतिक वाक्य नहीं बनेगा। गंधवान द्रव्य में गंध आ रही है, ठीक है ना। तो रेप में आकार नहीं, वो तो रेप ही है बेचारा अकेला मरा हुआ। कि जीवात्मा कहाँ है? कि मुर्दे में। अरे मुर्दे में जीवात्मा कैसे होगा? जीवात्मा के निकलने के बाद तो मुर्दा बना था वो। तो र में अ हो गया अट, ऐसे ही किरणा गिरणा, यहाँ इकार आ गया, कुरणा गुरणा, यहाँ उकार आ गया। आगे कवर का ले लिया है, तो हमें देखना वही है कि निमित्त से उत्तर देखने हैं हमें व्यवधान ये। जैसे अर्केण, मूर्खेण, गर्गेण, अर्घेण, निमित्त क्या है? रेफ। अब उसके आगे नकार तक पहुंचने के लिए बीच में और वर्ण आ गए। ककार आ गया, एकार आ गया, दो आ गए ना, अर्केण।
तो प्रश्न ये था, यहाँ ये उठेगा कि हम एक का व्यवधान देखेंगे, दो दो तीन तीन इकट्ठे आ रहे हैं ये। तो यहाँ ये स्वीकार किया गया है कि व्यस्तै ही समस्तैश्च, अगर अलग अलग आते हैं एक एक करके ये, वो भी व्यवधान स्वीकार है, और समस्त इकट्ठे होकर के आते हैं तब भी व्यवधान स्वीकार है। और वो समस्त में कितने भी हो सकते हैं, कोई गिनती की सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, बस होना उन्हीं के अंतर्गत चाहिए कोई ना कोई। तो कितने भी आ जाओ सब स्वीकार्य है। पवर्ग में भी ऐसे ही, दर्पेण रेफेण गर्भेण, चर्मणा वर्मणा, यहाँ दो दो मकार आ रहे हैं, अट भी आ रहा है। अब आंग का देखो, वहां पर भिन्न पद दिखाई देगा। परियाणधम, देखो परि, फिर आ, फिर नद्धम, तो निमित्त कहाँ दिखाई दिया हमें, परि में। उसके आगे ई, ये अट में आ गया। फिर आ, अब आ आते ही यहाँ प्रश्न उठेगा कि समान पद तो रहा नहीं है, क्योंकि नद्धम में जो नकार है वो तो एक भिन्न ही पद आ रहा है, बल्कि तीसरा पद कह सकते हैं उसको। परि एक पद हुआ, फिर आ दूसरा पद हुआ, फिर नद्धम तीसरा पद हुआ। तो कहाँ निमित्त और कहाँ निमित्ती, सब गड़बड़ा गया। इसीलिए आंग का ग्रहण यहाँ सार्थक है। अभी कि आ का ग्रहण जो है, आंग के रूप में जो आ रहा है, वो भिन्न पद होने पर भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पद व्यवाय सूत्र यहाँ लग रहा था। अब ये देखो, पद व्यवाय जो सूत्र है ये कैसे लगेगा, ये दो पदों में लगेगा या दो से अधिक पद होने पर लगेगा। दो से अधिक। दो से अधिक पद। क्यों दो में क्यों नहीं, एक भाई निमित्त किसी अन्य पद में और निमित्ती किसी अन्य पद में, बीच में व्यवधान, बीच में और व्यवधान तो हुआ नहीं, पद कोई भी नहीं। व्यवधान नहीं हुआ ना, एक व्यवधान भी तो चाहिए दोनों के बीच में। अब दो व्यक्ति खड़े हैं आपस में, दोनों में क्या व्यवधान है, कुछ भी नहीं। लेकिन तीन हो जाएंगे तो अब दो के बीच में एक व्यवधान आ रहा है, इसलिए आ यहाँ पर तीन पद होने के कारण से व्यवधान के रूप में आ गया था ये। तो यहाँ भी हो गया परियाणद्धम, ऐसे ही निराणद्धम। अब नुम के व्यवधान में यहाँ पर जैसे बृंहणम और बृंहणीयम, तो बृह ब्रीहि वृद्धौ, ठीक है ना, नुमागम करते ही है यहाँ, इतो नुम धातु हो, उस नुम का ये अनुस्वार हुआ है। और नुम का ग्रहण यहाँ पर कोई ये भी कह सकता है कि अनुस्वार जब अनुस्वार बन ही जाएगा उसका, तो अनुस्वार का ही ग्रहण कर सकते हैं हम, और अनुस्वार को हम फिर अट प्रत्याहार में भी मान लेते हैं, है ना, अयोगवाह होने के कारण से, तो वो अट के विधान में भी आ जाएगा फिर तो, फिर भी नुम ग्रहण किया गया है ना। नहीं आई आवाज, माइक इसको खोल के बोलो, बोलना है तो। मकार अर्थात को एक, भी अनुस्वार हो जाता है। हाँ मकार को भी अनुस्वार हो जाता है, वो भी ग्रहण आ सकता है। तो फिर भी जो नुम ग्रहण किया गया है, तो यद्यपि नुम का ग्रहण भी नुम के लिए नहीं है तो अनुस्वार के लिए ही। दो बातें निकलेंगी अब, कि एक तो अनुस्वार चाहिए हमें, अगर नुम कहीं पर नुम ही रह जाता है, नकार का ही हम उच्चारण कर रहे हैं, अनुस्वार नहीं बन पाया है, तो वहां पर भी ऋणत्व नहीं होता है, ठीक है ना, वहां पर भी ऋणत्व नहीं होगा। और मकार को अनुस्वार होगा, वहां भी नहीं होगा। नुम नुम के रूप में रहेगा तो अनुस्वार वो ऋणत्व नहीं होगा, मकार को अनुस्वार होगा तो ऋणत्व नहीं होगा। अब नुम से तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर, कि नुम भी आए और वह नुम अनुस्वार भी बन जाए, तो नुम ग्रहण अनुस्वार के लिए ही है, जब तक अनुस्वार नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और नुम अट में आएगा नहीं, अनुस्वार तो अट में आ जाएगा, नुम अट में नहीं आएगा, इसलिए नुम ग्रहण किया गया है। तो बृंहणम बृंहणीयम, अन्य जो व्यवधान आ रहा है वो अट में आ गया, जैसे हकार आ गया, फिर अकार आ गया, दो और आ गए ना। उसके बाद है अनियर का प्रत्यय, जो जो लुट का और अनियर का जो नकार है वो बाद में है फिर। तो ये दोनों सूत्र मिलकर के व्यवस्था करते हैं और बहुत व्यापक हैं ये दोनों।
अब छोटा छोटा क्षेत्र एक एक करके बात ले रहे हैं आगे। तो अगला सूत्र आया पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः। अब सूत्र की रचना से ही पता लग रहा है कि ज्यादा व्यापक नहीं बनेंगे ये सूत्र, क्योंकि संज्ञायाम पढ़ा गया है इसमें। संज्ञा कहते ही संकुचित हो जाता है सूत्र फिर। तो पूर्व पदार्थ पंचम एकवचनांतम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम अगः पंचम एकवचनांतम। जो निमित्त माने गए थे वो अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, उन निमित्तों में से यहाँ पर एक वर्ण को हटाया गया है। किसको? गकार को। ये अगह का तात्पर्य है। यानी अविद्यमानः गकारः यस्मिन्। ये यस्मिन् हम किसको लेंगे? अन्य पदार्थ कौन है यस्मिन् से? पूर्व पद, ठीक है ना। पूर्व पद में देखना है ये, उत्तर पद में नहीं। पूर्व पद में जहां निमित्त है, तो निमित्तों में ककार भी आ गया कवर्ग कहने से, वो नहीं लेना है, उसका व्यवधान न हो, ठीक है ना। तो अगह अर्थात गकार वर्जितात पूर्व पदस्थाद निमित्ताद उत्तर से नकार से अणकारादेशो भवति। संज्ञायाम विषय। अब शब्द जो बनेंगे उसका हम उस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ न करते हुए, बस संज्ञा है तो संज्ञा के रूप में ही लेना है उनको। ये ठीक है कि दो दो पद हैं, पूर्व पद का है तो दो पद तो होने ही हैं, और दो पद हैं तो समास तो करेंगे ही। समास करेंगे तो विग्रह भी करेंगे, कोई ना कोई अर्थ निकलता है उससे। लेकिन जो अर्थ निकलता है वो घट ही जाएगा उस पदार्थ में, उस वस्तु में, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो द्रुणसः। अब वैसे तो द्रु क्या होता है? वृक्ष को भी कहते हैं ना, ध्रुव या द्रुम, द्युद्रुभ्याम मह, अनादि क्वेश्चन बनता है ना, द्युम और द्रुम, तो ध्रुव वही है। तो और ये जो हाँ, ये तो इसी का ही सूत्र है, अष्टाध्यायी का ही। तो यहाँ पर जो नस शब्द है ना, ये वास्तव में ये नासिका के स्थान पर नस आदेश हुआ है। नासिका के स्थान पर नस आदेश किससे करेंगे? वहां भी संज्ञा ही है। अय नासिकायाः संज्ञायाम नसम च अस्थूला। तो अय अय नहीं है, वो क्या है? अच। तो उसे अच प्रत्यय करेंगे समासांत, और नासिका के स्थान पर नस आदेश हो जाएगा। तो ये जो स में अ दिखाई दे रहा है, ये अच प्रत्यय का अ है, समासांत अच प्रत्यय। इस तरह से द्रु के आगे न स ये शब्द आ गया समास करने के बाद। अब संज्ञा होने से यहाँ पर निमित्त है पूर्व पद में द्रु, और निमित्ती है उत्तर पद में नकार। फिर भी इस सूत्र से नकार हो गया। ये बात पीछे मैंने बताई ही थी कि हम अगर समान का अर्थ नित्य करते हैं, नित्य एक ही पद रहना चाहिए, तब तो ये अप्राप्त में, अप्राप्ति में णत्व करेगा सूत्र। समझ में आ गया? नहीं, प्राप्ति ही नहीं था यहाँ पर भिन्न पद होने से। और यदि हम समान का अर्थ केवल एक ऐसा अर्थ लेते हैं कि एक ही पद में एक ही पद होना चाहिए, तो एक पद तो ये भी है समास करने के बाद। तद्धित समासाश्य लगाया, फिर स्वादुत्पत्ति की, तो एक पद बन गया ना पूरा, एक सुप्तिंगंतम पदम, एक पद तो ये भी है। उस अवस्था में क्या बोलेंगे कि यदि भिन्न भिन्न पदों में निमित्त भिन्न पद में हो, निमित्त भिन्न पद में हो, तो अणत्व यदि होगा तो संज्ञा में ही होगा, जहां जहां बताया जा रहा है वहीं होगा, अन्यत्र नहीं होगा। ये नियमार्थ बन जाएंगे सूत्र। और समान का अर्थ यदि हम नित्य ले लेते हैं तो फिर प्राप्ति ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अप्राप्ति में अणत्व हो जाएगा। दोनों प्रकार से। कोई उलझन आ रही है क्या? ये तो विषय समझ में आ गया ना। चाहे प्राप्ति में माने हम या अप्राप्ति में माने, प्राप्ति में मानेंगे तो नियमार्थ है, अप्राप्ति में मानेंगे तो कोई बात ही नहीं, विधि सूत्र बन गया।
तो द्रुणसः, ऐसे ही वार्ध्रीणसः, ये मृग विशेष की कोई संज्ञा है। ऐसे ही खरणसः, शूर्पणखा शब्द एक जानते ही हैं। शूर्पणखा ये स्त्रीलिंग का है तो टाप कर दिया गया है। ये नख शब्द है, यहाँ पीछे के तीन उदाहरणों में नासिका को नस आदेश हुआ है, ये नख शब्द का है। तो इसमें कहीं भी गकार नहीं मिलेगा। व्यवधान जो माना गया है वो गकार का व्यवधान नहीं आएगा। अगर गकार का बोलेंगे तो जैसे हम ले सकते हैं ऋगयनम, ऋगयन एक शब्द आता है वैदिक, तो ऋग आयनम। अब यहाँ पूर्व पद में री आ गया, आगे गकार आ गया। देखो अब अयनम में जो नकार है उसको नकार नहीं होगा, जबकि संज्ञा है ये ऋगयनम, फिर भी नहीं हुआ। तो इस तरह से दोनों प्रकार की व्याख्याएं हैं। नियमार्थ भी होता है ये सूत्र जो हो सकते हैं, और विधि सूत्र भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार से। अब इसी संज्ञा को और आगे ले गए, ठीक है ना। अगले सूत्र में भी ऐसे ही है, संज्ञावाची शब्द ही आएंगे सब। उसमें है वनम, पुरगा, मिश्रका, सिद्धका, शारिका, कोटरा, ग्रेभ्य। वनम षष्ठी क्वचनांतम। अब यहाँ जो षष्ठी आगे आ रही है वो प्रथमा आ रही है, ये प्रथमा का ही क्वचन है। ये सब षष्ठी के स्थान में माना जाएगा। पीछे भी ऐसा आया था तृतीय पाद में भी, जहां पर हम सकार को मूर्धन्य करते थे, वहां भी अनेकत्र प्रथमा व्यक्ति आई थी। ऐसे ही यहाँ पर है, तो षष्ठी के स्थान में प्रथमा। तो वनम प्रथम वचनांतम, पुरगा, मिश्रका, सिद्धका, शारिका, कोटरा, गृभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब इसमें जो अग्रे शब्द है, इसमें एकार साथ में बोला गया है। तो एकार साथ में बोला है तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति जो आएगी उसका अलुक करके जब ग्रहण होगा, अलुक हो जाएगा, तभी ये सूत्र नकार को नकार करेगा। बाकी जो शब्द हैं इसमें जो दीर्घ दिखाई दे रहा है हमें सर्वत्र, पुरगा, मिश्र का, सिद्ध का आदि में, तो यहाँ दीर्घ करने के लिए जो है ना, वन गिरियो संज्ञायाम कोटर किंशुलुकादीनाम, जो तीसरे पाद में था छठे अध्याय के, उनसे दीर्घ किया गया है। तो दीर्घ करके ही पाणिनि ने यहाँ पढ़ दिया है, क्योंकि संज्ञा है ना, संज्ञा में जैसा शब्द है वैसा ही लेना है हमें। तो दीर्घ करके ही पाणिनि ने यहाँ पर पढ़ दिए हैं ये। तो पुरगा, मिश्रका, सिद्धका, शारिका, कोटरा, अग्रे इत्येतेभ्यः पूर्वपदेभ्यः उत्तरस्य वन शब्द से नकारस्य णकारादेशो भवति संज्ञायाम। तो ये वनों के नाम हैं अलग अलग। पुरगा वनम, मिश्र का वनम। देखो सारे खोज के विषय है ना, ये भी अनुसंधान के प्राचीन इतिहास में ये कहाँ कहाँ ऐसे वन, क्योंकि रहे तो अवश्य हैं ये पाणिनि के काल में, नहीं तो इतना प्रयास क्यों करते पाणिनि सूत्र बना करके, है इतनी मूल्यवान अष्टाध्यायी, क्या उनको पता नहीं था आगे चल करके इतिहास बन जाएगी पूरी हमारी अष्टाध्यायी है। कितना महत्व इसका बढ़ चुका होगा, फिर भी उन्होंने सूत्र की रचना की है। तो उस काल में ये संज्ञाएं प्रसिद्ध रही हैं। तो अब वर्तमान में अगर नहीं मिल रही हैं तो यही अनुसंधान होता है, यही खोज होती है, खोज करो उनकी। तो ये सारे वन रहे होंगे अलग अलग, तो सभी वनों के नाम हैं ये, ठीक है। और इसमें जहाँ जैसे अग्रिवर्णम को लेते हैं हम, तो अग्रिवर्णम में जब सप्तमी समास करेंगे तो सप्तमी समास करें या उससे अर्थ निकल आएगा, फिर सप्तमी समास से तो नहीं निकलेगा। वन का अगला भाग, तो वनस्य अग्रे, वन के अगले भाग में, ठीक है ना। तो वन के अगले भाग में वनस्य अग्रे जब ऐसे बोलेंगे, षष्ठी समास किया गया, तो पूर्व निपात किसका होगा, षष्ठी का होना चाहिए, वनाग्रे। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ अग्रे को पूर्व ले लिया गया है, तो राजदंतादिशु परम से उसका पर निपात कर दिया गया है षष्ठी का। अब षष्ठी का जब पर निपात हो गया तो अग्रे आ गया, पूर्व में आ गया, तो हड़दंता सप्तमी संज्ञायाम से सप्तमी का आलोक हो गया, तो अग्रे बढ़म। तो ये जो दो सूत्र हैं
ये तो पूर्व पद वाले हो गए, लेकिन और संज्ञा भी साथ में थी, लेकिन अगले भी सूत्र ऐसे ही हैं, अगले भी सूत्र पूर्व पद वाले ही हैं, पूर्व पद का निमित्त वहां भी देखा जाएगा पूर्व पद में विद्यमान, लेकिन वो संज्ञा से भिन्न स्थितियों में भी णत्व करने के लिए है, इसलिए अगले सूत्र में असंज्ञायाम अपि ऐसा आएगा। तो प्रणिरंतः शरेक्षु प्लक्षाम्र कार्श्य खदिर पीयूक्षाभ्यो असंज्ञायाम अपि। कई छात्र इस सूत्र को याद कैसे कर लेते हैं, जो मैंने सुना है अनेकों बार कि प्रणिरंतः, ये तो चलो ठीक है अलग हो गया, फिर शरे क्षुप्ल क्षाम्र, ठीक है ना, दो प्रायः क्या होता है कि एक प्रवृत्ति होती है कि हम जब सूत्रों को याद करते हैं बच्चे जब, तो दो स्वरों को ले लेते हैं एक एक साथ, है ना, जैसे प्रायः धातुओं में होता है कि मृड मृद गोध, अब वो जो है प्रवृत्ति वहीं से बन गई, उनका क्या अभ्यास हो गया कि देखो सूत्रों को तोड़ते हैं तो दो दो वर्ण करके तोड़ते रहो, ठीक है ना, वही शैली यहाँ भी लगा लो, शरी क्षुप्ल हो गया दो दो, क्षाम्र लेकिन ऐसे नहीं बनेगा ये, शरेक्षु प्लक्षाम्र, तुम लोगों ने कैसे किया है, शरेक्षु प्लक्षाम्र ऐसे किया या शरेक्षु प्लक्षाम्र? शरेक्षु प्लक्षाम्र। देखो ये तो ऐसी बोल रही शरेक्षु, ठीक है ना, और प्लक्षाम्र, दो पे ध्यान, हाँ हाँ, इन दो पे ध्यान रखना है, आगे तो फिर सही निकलेगा, फिर तो तीन तीन भी बोल सकते हैं, कार्श्य खदिर पीयूक्षाभ्यो। तो प्रणिरंतः शरेक्षु प्लक्षाम्र कार्श्य खदिर पीयूक्षाभ्य पंचमी बहुवचनांतम असंज्ञायाम सप्तमे क्वचनांतम अपि अव्ययपदम। अब यहाँ जो पूर्व पद लिए गए हैं उनकी गिनती कर दी गई है, ठीक है ना, तो प्र निर अंतर, तीन तो ये हो गए, आगे फिर बड़े बड़े हैं, शर इक्षु प्लक्ष आम्र कार्श्य खदिर पीयूक्षा। अब ये भी देखो पीछे से वन शब्द आ रहा है, तो यहाँ संज्ञा भी हो सकती है और संज्ञा नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रकार से। तो प्र निर अंतर शर इक्षु प्लक्ष आम्र कार्श्य खदिर पीयूक्षा इत्येतेभ्यः उत्तरस्य वन शब्द से नकार से, वन यहाँ भी आ रहा है, संज्ञायाम असंज्ञायाम अपि नकारादेशो भवति। अब दोनों प्रकार से हम बना लेंगे, संज्ञा हो या संज्ञा न हो, लेकिन णत्व करना ही है। तो प्र से उत्तर वन शब्द आया, तो प्रवणे यष्टव्यम, यज्ञ करना, ये वैदिक वाक्य हैं प्राय करके, प्रवणे यष्टव्यम, ऐसे ही निर्वणे प्रतिधीयते, अंतर वणे, ये अंतर शब्द का हो गया, और आगे जो है षष्ठी समास करेंगे अब, तो शरवणम इक्षुवणम, इन सबके वन है ये, प्लक्षवणम, जहाँ अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक क्षेत्रफल में आ रहा होता है, उसको फिर हम वन संज्ञा से बोल देते हैं, वो वन बन जाता है। भाई दो तीन वृक्ष जहाँ है वहां वन बोलेंगे, जहाँ बहुत सारे वृक्ष होते हैं वो उसी को वन कहने लगते हैं। अब इक्षु वर्ण क्या है, भाई इक्षु है जो गन्ना होते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में जहाँ विद्यमान है पूरा वन ही बन गया वो, तो इक्षु वनम। ऐसे ही प्लक्ष अधिक है जहाँ पर प्लक्ष वनम, आम्र वनम, कार्श्य वनम, खदिर वनम, पीयूक्षा वनम, तो ये सारे बन जाएंगे शब्द। पीछे जो है प्र निर अंतर, ये जो तीन शब्द हैं, तो यहाँ पर प्र और निर ये तो प्रादि में आ गए, ठीक है ना, तो कोगति प्रादेय से यहाँ समास कर लेंगे, और अंतर के साथ में जब समास करेंगे तो ये अव्यय मानते हुए विभक्ति के अर्थ में अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्ययम विभक्ति सूत्र से, वन के अंदर अंतर बने। अब यही इसी बात को, जैसे इसने तो कहा नित्य, यहाँ पर णत्व किया था इसने,
लेकिन अगला सूत्र कर रहा है अब विकल्प से, वो भी संज्ञा असंज्ञा दोनों में करेगा, लेकिन कहा नहीं गया है वहां पर ऐसा। तो विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः, विभाषा प्रथम एकवचनान्तम, औषधि वनस्पतिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम। औषधि और वनस्पति ये क्या होता है? औषधि और वनस्पति, क्या औषधि वनस्पति नहीं होती है, या वनस्पति औषधि नहीं होती है? अगर हम यौगिक अर्थ करें ओष का, तो जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं इंग्लिश में, वही तो है ये, ओषजन कह देते हैं उसको, उस ओष को धारण करने वाली औषधि। तो सभी वनस्पतियों में ओष विद्यमान रहता है। उसको चाहे मनुष्य खाते हो या अन्य प्राणी भी खाते हैं, है ना, अन्य प्राणी भी ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी इनके भेद किए गए हैं। रचनात्मक जो भेद हैं इनके, वो किस किस प्रकार के हैं, तो इनका भी वर्णन आयुर्वेद में भी आता है, और अन्य भी जो भी वनस्पति विज्ञान है, तो वहां पर उसमें ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसे वनस्पतियां होती हैं कि जहां पर फल आता है केवल, फूल नहीं आता है। कोई ध्यान में आ रहा है ऐसा? यह है वट कि वृक्ष, सीधा है न्यग्रोध, इसमें। न्यग्रोधाचार्य हाँ वृक्ष हाँ, तो वहां पर हमें फूल नहीं दिखाई देता है ना। तो फली वनस्पति यह, जो फल वाले हैं उनको वनस्पति। लेकिन एक ऐसा होता है कि जैसे पहले पुष्प आएगा और पुष्प के बाद फिर फल बनेगा, उनको वृक्ष शब्द से कह देते हैं। फिर वृक्ष भी तो भेद होता है ना। तो फली वनस्पति ज्ञेयो वृक्षा पुष्प फलोपगा, पुष्प आकर के फल आएगा तो वृक्ष की श्रेणी में आ गया वो। लेकिन हमारा शब्द यहाँ पर क्या है? वनस्पति। चलो ये तो पता लग गया हमें कि फली वनस्पति ही। दूसरा था यहाँ पर औषधि। तो औषधि किसे कहेंगे? तो औषधि की जो परिभाषा की गई है वो ये है कि एक बार जैसे बोया किसान ने और उस पर फल आ गया, फल पक गया, तो वो वनस्पति भी समाप्त हो जाएगी। अब आम से हमने आम तोड़ दिए सीजन में आकर के, तो क्या आम का पेड़ समाप्त हो जाएगा? नहीं, वो अगले वर्ष फिर आम देगा। लेकिन गेहूं बोया खेत में, अब गेहूं की बाल उतारना है ऊपर से, और किसान से जब कहा जाएगा तुमने बाल ही क्यों उतारी है, सारा पेड़ क्यों नहीं काटा, कि देखो इस पे दोबारा फिर बाल आएगी बाल अब दोबारा, अब तो नहीं आएगी। तो एक ही बार जो फल देता है बस वहीं तक उसका जीवन है, उसे कहते हैं औषधि। और ऐसी ही औषधि मनुष्य ग्रहण करते हैं या नहीं? हमारा जो प्रायः भोजन जिसको कहते हैं, हम भोजन करते हैं रोज, तो भोजन में जो अन्न दाल आदि जो भी लेते हैं हम सब, या शाक लेते हैं, ये सब कैसे होते हैं? ये एक ही बार तो फल आता है उनमें प्रायः। एक ऋतु होती है, एक सीजन होता है, उसमें बो दिया हमने और आ गया और समाप्त भी हो गया सब। तो इस तरह से औषध्य फल पाकांता है, बस फल पक गया उसका, बस वही उनका अंत है, अब कुछ भी नहीं है। आगे और भी भेद आते हैं, फिर लता है, गुल्म है, विरुद्ध है, ये सब। यहाँ हमारे लिए दो शब्द हैं, औषधि और वनस्पति। तो उसी के वाचक शब्दों को यहाँ लेना है। तो औषधि वाची है यद पूर्व पदम वनस्पति वाची च तत्स्थात, यानी तस्मिन स्थितात् निमित्तात् उत्तरस्य, वन शब्द से नकारस्य विकल्प ऋणाकार आदेश होती, वहां विकल्प से हो जाएगा। तो दूर्वा, दूर्वा को लिया है दूर्वा मूर्वा, तो दूर्वा वनम, दूर्वा वनम, मूर्वा वनम, मूर्वा वनम। तो वन छा रहा है इन तीनों सूत्रों में, पीछे से लेके अब तक बार अंत में वन शब्द आ रहा है। वनस्पतियों में ले लिया शीरीष वनम, शीरीष वनम, बद्री वनम, बद्री वनम। तो जैसे अभी उदुम्बर की बात हो रही थी, है ना, तो उसी श्रेणी में फिर ये भी आएगा
इसका भी जो है पुष्प नहीं आता है, सीधा फल आ जाता है। वनस्पति कहा गया ना इसको, शीरीष को और बद्री को। वैसे बद्री जब बेर आते हैं तो उसमें तो छोटे छोटे फूल होते हैं सभी। आते तो हैं फूल, लेकिन उसमें बहुत से गिर जाते हैं, बहुत से गिरेंगे, बल्कि गिरने वाली मात्रा जो है वो अधिक होगी। जो गिरेंगे ना वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और कुछ उसमें रहते हैं जहां जिनमें बेर निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बेर निकलते हैं तो उनका जो पुष्प का जो भाग होता है वो बाहर की ओर होता है या उसके पीछे का भाग होता है। ध्यान दिया है कभी? देखो, एक तो ऐसा पुष्प होता है कि पुष्प के अंदर फल आता है, ठीक है ना, पुष्प के अंदर फल आता है। एक ऐसा होता है कि पुष्प आया तो, लेकिन पुष्प के पीछे की डंडी होती है जो वृक्ष से जुड़ी हुई लता से, तो उसमें फल धीरे धीरे बढ़ेगा और पुष्प वाला भाग आगे को सरकता जाएगा और सूख करके वो पता भी लगेगा उसका कहाँ खत्म हो गया। ठीक ऐसे आता है। तो ऐसा ही तो है ना बेरिए, बेर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है पुष्प के अंदर जो है उत्पन्न होता है, वो पुष्प के अंदर नहीं, इसलिए वनस्पति की श्रेणी में ले लिया इसको। और फिर इसमें भी भेद प्रभेद और भी होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो एक लक्षण बना दिया वो इदम इत्थम करके वही घटेगा, फिर भी अंतर आता रहता है। तो अनेक प्रकार के भेद हैं इन सब चीजों में। कुल मिलाकर के हम संपूर्ण इस संसार को एक शब्द से बोल देते हैं, क्या? वनस्पति जगत। अब वनस्पति शब्द का अर्थ देखेंगे हम तो वन का पति, वनस्पति। तो सारा ये पृथ्वी पर जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है ये सब क्या है? ये वन ही तो है एक प्रकार से। और ये सारे जितने पेड़ पौधे हैं सब उसका पालन कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको आकार दे रहे हैं। तो ये सब वनस्पतियां कहलाती हैं। लेकिन उनके व्यवहार की दृष्टि से हम अलग अलग उनका लाभ ले पाए, उनका उपयोग कर पाए, उसके लिए फिर नाम दे दिए गए हैं सब अलग अलग। कुल मिलाकर के सब वनस्पति ही है ये। आगे देखो, अहनो दंतात, अहनः प्रथम वचनांतम। तो यहाँ भी प्रथमा वैसे ही लेना है हमें षष्ठी के अर्थ में, जैसे पीछे वन शब्द में आया था। अदंतात पंचम वचनांतम। अब यहाँ पर क्योंकि पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति चल रही है साथ में, कि पूर्व पद जो होगा वो कैसा होगा, तो कहा अकारांत होगा वो, अदंतात। तो अदंतम यद पूर्व पदम तत्स्थात निमित्ताद उत्तर से अहनः नकारस्य नकारादेशो भवति। तो पूर्व और अपर शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं ये, पूर्वार्ण अपराह्न। तो पूर्व और अपर इनके साथ में अहन शब्द का समास किया। तो कैसे करेंगे समास? अब यहां भी देखो वो सब नियम समझते जाना जो मैंने पीछे बताया था कि रसाभ्याम नोणः समान पदे। यहां समान शब्द का अर्थ यदि हम एक पद ऐसा लेते हैं तब तो ये हो जाएगा नियमार्थ। ये सारे सूत्र जो बोल रहे हैं हम अब तक, ये नियमार्थ बनेंगे कि ऐसी ऐसी स्थितियों में, जैसे ये कहा गया कि अकारांत से उत्तर है, अकारांत से उत्तर अहन शब्द को, अहन शब्द के नकार को नकार होता है, अहन शब्द के नकार को, ये जो कहा जा रहा है ये नियमार्थ बनेगा फिर, कि अहन शब्द के नकार को यदि कहीं नकार होगा पूर्व पद से उत्तर, वह पूर्व पद अदंत ही होना चाहिए, ये नियमार्थ बन जाएगा। और यदि हम वहां पर समान का अर्थ नित्य ले लेते हैं, तो नित्य जब कहेंगे तो समास होने के बाद जो पद बना है ये नित्यता नहीं रही उसमें, ठीक है ना। उस अवस्था में ये विध्यर्थ हो जाएगा फिर। तो विध्यर्थ नियमार्थ दोनों प्रकार से घटा सकते हैं। तो पूर्व अपर शब्द कैसे हैं? ये अदंत हैं और इनमें निमित्त भी उपस्थित है, रेफ। और तो निमित्त नहीं मिलेगा, शकार तो मिलेगा नहीं यहाँ पर।
तो उससे उत्तर अहन के नकार को नकार हुआ है, तो समास कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना। समास किससे करेंगे? तद्धितात् उत्तरपदसमाहारे च। हम्म। यहाँ देखो, हमें अर्थ की दृष्टि से देखो, अर्थ क्या है इसका? दिन का पूर्व भाग और दिन का अपर भाग। तो दिन का षष्ठी ले रहे हैं ना, तो अहनः पूर्वम, अहनः अपरम। अब ऐसा जब समास करेंगे तो ये तो फिर गड़बड़ हो रही है ना। पूर्व निपात किसका होना चाहिए? षष्ठ्यंत का पूर्व निपात होना चाहिए, षष्ठी समास कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पर इसको बोलते हैं हम एक देशी समास। ये कोई समास का नया भेद नहीं है अलग से, ये अवान्तर भेद है। ये है तो तत्पुरुष समास ही, और तत्पुरुष समास में भी देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष ही है, लेकिन ये उसका एक अवान्तर भेद बन जाता है एक देशी समास। इसके सूत्र पाणिनि ने फिर जो जहां से दूसरा पाठ प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय का, वहीं सूत्र रख दिए हैं। तो वही है पूर्वा परा धरोत्तरम एक देशिना। एक देशी के साथ में करते हैं समास। और एक देशी क्या होता है भाई? एक देश जिसका है वो एक देशी, ठीक है ना। तो क्या हो गया? वो अवयव। एक देशी, एक देश जिसका है, ठीक है ना। तो एक देशी के साथ समास करेंगे, लेकिन अधिकरण एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक देश किसी और का ले लिया हमने और अधिकरण कोई और है, ऐसे नहीं। इसलिए एक अधिकरण है, सूत्र में साथ में कह दिया एक देशिना एक अधिकरण, यानी अहन अधिकरण हो, एक ही अधिकरण। पूर्व शब्द जो जिस भाग को ले रहा है वो भी उसी अधिकरण में हो, ठीक है ना। और जिसका भाग लिया जा रहा है वो भी उसी अधिकरण में हो। तो एक अधिकरण में एक देशी के साथ। तो पूर्व भाग क्या हो गया? उसका एक देश, एक अवयव। अब वहां पर जब समास करेंगे तो पूर्व निपात किसका होगा? प्रथमा व्यक्ति किस में आ रही है? देखो, पूर्वा परा धरोत्तरम होगी प्रथमा, इसका पूर्व निपात हो जाएगा। तो एक देशी समास। अब पूर्व और अहन, अपर और अहन, ये हो गया समास। अब आगे समासांत के अधिकार में जाएंगे, वहां टच प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना। अब टच प्रत्यय के बाद एक कार्य और भी करना है, क्योंकि अहन शब्द है ना, तो अहन के स्थान पर अहन आदेश भी, उसका भी सूत्र है वहीं पर, अहनो नयतेभ्यः। तो उससे अहन आदेश करके तब बनता है ये पूर्वाहन अपराहन। अब इस सूत्र ने क्या किया है कि आकारांत जो पूर्व पद है उसमें निमित्त विद्यमान है रेफ, व्यवधान जो आ रहा है अट का वो स्वीकार है ही, तो अहन के नकार को नकार हो गया। अब व्यवधान किस किस का आ रहा है? देखो, पूर्व अ तो यहाँ आ गया अट में, वकार भी तो आ गया ना, वकार भी आ गया अट में, दो दो व्यवधान तो यहाँ हो गए। फिर अ आया, वो अट में आ गया। फिर हकार आया, वो अट में आ गया। अब मिला है नकार जाकर के ढूंढते ढूंढते। तो कितने आए व्यवधान यहाँ पर? 4 आए नहीं। और अपराह्न में कितने आए? 3। एक कम कौन सा हो गया? वकार नहीं है उसमें। वहां 3 यहाँ 4, पूर्वाह्न अपराह्न। आगे वाहनम आहितात। वाहनम प्रथम वचनांतम, आहितात पंचम वचनांतम। आहित किसे कहते हैं? आसमंता धीयते, भाई जो रखा जाता है, ठीक है ना। जो वस्तु रखी जाती है वो है आहित, और जिस पर रखी जाती है वो क्या होता है? आधेय। हैं? तो आहित, आहित वाची यत पूर्व पदम, जो वस्तु रखी जाएगी, ठीक है ना, वो पूर्व पद होगा। तो आहित वाची यत पूर्व पदम तत्स्थात निमित्ताद उत्तर से वाहन नकार से अणकारादेशो भवति। वाहन का नकार लेना है यहाँ पर। अब जैसे इक्षु है, इक्षुणाम वाहनम,
इक्षु काट करके और खेत में डाल दिया गया। अब खेत में डाल दिया गया तो उसको ले जाने के लिए वाहन चाहिए, तो वाहन क्या हो गया? आधेय। और जो इक्षु उस पर रखे जाएंगे, जो उस पर लादे जाएंगे, जो लोड किए जाएंगे, वो क्या हो गए? आहित। तो आहितवाची पूर्व पद है, उसी में निमित्त विद्यमान है मूर्धन्य षकार इक्षु। तो षष्ठी समास किया गया है, इक्षुणाम वाहनम इक्षु वाहनम। ऐसे ही शरवाहनम, दर्भवाहनम। तो ये इक्षु, शर, दर्भ, ये सब क्या है? आहितवाची। सामान्य सूत्र है, बस इन्हीं के लिए है। और भी अगला सामान्य सूत्र है पानम देशे। पानम प्रथम एकवचनांतम, देशे सप्तम एकवचनांतम। अब यहाँ पर पूर्व पद यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है, उसका नाम यहाँ नहीं लिया है। जैसे पीछे कहा था आहित, और उससे ही पीछे कहा था अदंत, यहाँ नहीं ऐसा कहा है कुछ भी। तो पूर्व पदस्थात निमित्तात् उत्तरस्य, वो कोई भी हो सकता है। पान नकारस्य णकारादेशो भवति, देशे देशाभिधाने। अब देश का विधान है तो स्पष्ट है कि ये भी एक प्रकार से संज्ञा बन रही है अब देश को कहने के लिए। यानी कि जो शब्द पूरा बनेगा समास करने के बाद वो किसी न किसी देश का, स्थान का वाचक होना चाहिए। जैसे पहले शब्द बनाया इन्होंने क्षीरम पानम येषाम। क्षीर है पान जिनका, तो पान से तात्पर्य यहाँ पर पान में जो लिट प्रत्यय करेंगे वो कैसे करेंगे? जिसको पिया जाता है वो पान हो गया, ठीक है ना। कृत्य ल्युटो बहुलम, तो बहुल करके किसी भी कारक में ले सकते हैं। तो पियते इति पानम कर्म में लिट प्रत्यय कर लिया। अब क्षीरम पानम ये शाम, जिनका क्षीर पान है, जो क्षीर को पीते हैं, तो वो तो हो गए मनुष्य। ये देश नहीं हुए अभी, देश नहीं हुए ये भी, तो वो कौन कहलाएंगे? वो हो गए क्षीरपान, ठीक है ना। लेकिन वो क्षीरपान, क्षीरम पानम ये शाम, वो कौन है? उशीनर के रहने वाले जो लोग हैं। उशीनर यहाँ पर एक हो गया, देश स्थान का वाचक शब्द है ये उशीनर। और वो कैसे हैं? वो क्षीरपाणा उशीनराह, ठीक है ना। तो क्षीरपाणा उशीनराह, यहाँ जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ नकार को णकार हो गया है। ऐसे ही सुरापाणा प्राच्या, सुरा का पान करने वाले, इन उशीनर देश के रहने वाले और अन्य प्राच्य देश में रहने वाले और बाहलिक देश में रहने वाले, तो ये सब देश के वाचक होने के कारण से। ऐसे ही गांधार लोग कैसे हैं? कषायपाणा गांधारा, तो पियते इति पान, ये भी सामान्य सूत्र हो गया है। लेकिन अब यहाँ जो हमने पान शब्द बनाया था अभी, ये कृत्य लुटो बहुलम से कर्म में लिट प्रत्यय करके बनाया। लेकिन इसी पान शब्द को हम भाव में और करण में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पानम का अर्थ क्या हो जाएगा? केवल मात्र पीना, ये भाव हो गया। और करण में बनाएंगे तो क्या होगा? जिसके द्वारा पिया जाता है। अब वो कोई अन्य वस्तु होगी, जैसे हम किसी पात्र में लेकर के, गिलास में लेकर के जल पीते हैं, तो उस अवस्था के लिए फिर अगला सूत्र है वा भावकरणयोः, वा व्यपदम भावकरणयोः सप्तमी द्विवचनांतम। शब्द वही है पान, तो पूर्व पदस्थात निमित्ताद उत्तरस्य भावे करणे च यह पान शब्दः तस्य नकारस्य विकल्पिन नकारादेशो भवति, वहां विकल्प से हो जाएगा। अब यहाँ देश अवधान नहीं है, ठीक है ना। तो भाव में लिया क्षीर पाणम वर्तते, अब वर्तते का प्रयोग किया, केवल भाव मात्र लेना है। इन्हें दुग्ध का पान हो रहा है, बस। जैसे कहते हैं ना, क्या हो रहा है भाई इस समय? क्या हो रहा है? कि भोजन चल रहा है, खेल चल रहा है, तो दुग्ध का पान हो रहा है, ठीक है। दूध पीने का समय है अभी, तो क्षीरस्य पानम पानम क्षीर पानम, ये भाव में हो गया।
कषायपानम, कषायपानम, सुरापानम, सुरापानम। ऐसे ही करण में अब पीयते अनेन। तो कंस पीछे आया था ना, एक बार बताया मैंने, कंस किसे कहते हैं? देखो आ गया ना शब्द यही, किसे कहते हैं कंस, क्या बताया था? गिलास। हाँ, वैसे गिलास शब्द ये उर्दू का बन गया, ये इंग्लिश से बिगड़ करके। होता क्या था कि इंग्लिश में शब्द क्या है? ग्लास। और ग्लास तो धातु होती ही है, शीशा जैसे होता है ना, वही। तो अंग्रेज लोग जो है वो ग्लास है। आचार्य ग्रसु ग्लसु आदने। हाँ, वो भी है ग्लास। वो ठीक है कि संस्कृत से ही बिगड़ के अन्य भाषाओं में पहुंचे हैं ये, तो ग्रसु ग्लसु अधन्य में वो भी सही है, मूल तो वही है। लेकिन यहाँ जो ग्लास जिसको बोलते हैं, जैसे शीशा का जो होता है प्राय करके उसको ग्लास कह देते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि वो स्टील वाले आ गए, वो भी उसी शब्द से गृहीत किए जाने लगे। नहीं तो स्टील वाले को ग्लास कहेंगे हम तो इंग्लिश वाले से तो नहीं घटेगा, हाँ संस्कृत वाले से हम घटा सकते हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत जो मूल रूप में रह गई वो यहाँ भी घट जाएगा शब्द, और वो उसी को बोलते हैं, वो उसी को बोलते हैं ग्लास, जो शीशे का होता है। तो इस तरह से क्षीरपाण कंस, कंस कैसा है? जिसके द्वारा क्षीर का पान किया जाता है। तो क्षीरपाण, क्षीरपाण ये बन जाएंगे। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ